कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामदेव बालकृष्ण को का माफीनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माफी मांगने वाले हलफनामे को नहीं किया स्वीकार। इसके साथ ही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं, साथ ही एडवोकेट विनीत जिंदल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आशीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की तरफ से कल बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई गई, लेकिन अब सवाल ये है कि 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है जिसमें दोबारा से बाबा रामदेव वहां पर पेश होंगे कोर्ट में। अगली सुनवाई में क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और कल के बाद कैसे पतंजलि की मुश्किलें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि कल की सुनवाई के बाद जो सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं वो मुश्किलें बढ़ी हैं आयुष विभाग की उत्तराखंड की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक ये पूछा है कि जो शिकायतें आई थी पतंजलि के खिलाफ उसको लेकर आपने क्या कुछ कार्रवाई की है। अब हम आते हैं 16 अप्रैल को क्या होगा। सबसे अहम बात कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण इन दोनों को ही एक बार फिर से अदालत में पेश होना होगा। दूसरी अहम बात, 16 अप्रैल से पहले बालकृष्ण और रामदेव इन दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह हलफनामा माफीनामे का होगा और बिना शर्त एक बार सुप्रीम कोर्ट से फिर बाबा रामदेव और बालकृष्ण जो दोनों हैं वो माफी मांगेंगे। तीसरी अहम बात, 16 अप्रैल को यह तय होगा कि क्या कोर्ट की अवमानना का मुकदमा बाबा रामदेव या फिर बालकृष्ण पर चलेगा या नहीं, क्योंकि इसी माफीनामे पर और इसी सुनवाई पर आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी। चौथी अहम बात, इस मामले में आयुष विभाग की तरफ से जो हलफनामा दाखिल होगा जिसमें आयुष विभाग को यह बताना पड़ेगा कि जो शिकायतें आई थी उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने अब 2018 से जो पूरी शिकायतें आई हैं उनकी भी फेहरिस्त मांगी है कि उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो ये 5 अहम जो चीजें होंगी वो 16 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उस दौरान होंगी और उस दौरान ये भी तय हो जाएगा कि अभी तक उत्तराखंड के आयुष विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं। हमारे साथ वकील विनीत जिंदल भी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, इस पूरे मामले को देखा जाए तो परेशानियां रामदेव की भी बढ़ी हैं, बालकृष्ण की भी बढ़ी हैं, पतंजलि की भी बढ़ी हैं। कोर्ट जो है वो संतुष्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट माफीनामे को ठुकरा चुका है। इससे पहले बालकृष्ण और रामदेव ने भी माफी मांगी थी, कोर्ट ने ठुकरा दिया था, फिर दोबारा हलफनामा देकर माफी मांगी, ठुकरा दिया। अमूमन इस तरह के मामलों में देखा जाता है जब कोर्ट ये पूछता है कि आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए, अगर कोई भी शख्स माफी मांग लेता है तो वहां पर केस को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में कोर्ट की नाराजगी बहुत ज्यादा है, माफीनामे से बात नहीं रुक रही है। आखिर ये बात जाकर रुकेगी कहां? इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूरा मामला जब शुरू हुआ था उसके बाद एक अंडरटेकिंग दी गई थी पतंजलि की तरफ से कि किसी भी तरीके की भ्रामक ऐड जो है वो नहीं चलाई जाएगी। लेकिन उसके बाद लगातार उस तरीके की ऐड जो पहले चल रही थी वो सभी दोबारा से चलाई गई और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट फाइल किए गए, जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसके ऊपर जवाब मांगा तो जो डॉक्यूमेंट फाइल गए उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज थी जो ऑब्जर्वेशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कहा है। तो इस पूरे मामले में एक तरीके के कहें कि हम गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करना, साथ में उसको नहीं मानना, तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को नहीं मानने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय बहुत सख्त है, क्योंकि ये मामला सिर्फ ऑर्डर का नहीं है, ये मामला लोगों की जान, क्योंकि मेडिकल फैटर्निटी से जुड़ा हुआ है, लोग दवाइयाँ खाते हैं, सेहत की बात है, उस चीज़ को लेके भी कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी जो इस केस की वो बढ़ जाती है। मामले की ये अवमानना का मामला चलेगा या नहीं चलेगा, जैसा अभी आपने कहा, ये भी कल ही पता चलेगा, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें भी यही लगता है कि एक और नया हलफनामा, क्योंकि पिछली जो सुनवाई गई है उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपका जो हलफनामा दायर किया गया है वो माउथ पीस लगता है, सिर्फ एक वर्बल एक क्लिपिंग लगती है, माफीनामे के रूप में कहीं से लग नहीं रहा कि आप माफी मांगने के तरीके से जो बात होती है वो आ रही है सामने। तो मुझे लगता है कि एक और माफीनामा जरूर फाइल किया जाएगा और हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ों के बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपना डिसीजन जो है वो उसको चेंज भी कर सकता है कि अवमानना की कार्रवाई ना चलाए। लेकिन कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी ज़्यादा इसलिए मुझे लगती है कि मामला सेहत से जुड़ा है, मामला इसलिए कि एक अंडरटेकिंग देने के बाद वो भी सर्वोच्च न्यायालय में आप उस चीज को नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुश्किल है। इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, इस मामले से जुड़ा ये सवाल है, जो भ्रामक प्रचार का मामला है इसको लेकर कानूनी तौर पर अगर हम समझें तो नियम क्या कहता है और इस तरह के मामले में क्या कितनी सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाई जा सकती है, क्योंकि कल ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। देखिए, अवमानना की अगर हम बात करें तो 6 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान जो है वो ऐसे मामलों में दिया जाता है जब कोर्ट की अवमानना के मामले में अगर हम बात करें
दूसरी बात आती है कि क्या कार्रवाई जो भ्रामक विज्ञापन चलाते हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। डर जो है हमारे देश में वो लागू है और उसके अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी किसी भी तरीके की गलत एड जिसमें ये कहा जाए कि भी आप बिल्कुल ठीक हो रहे, मतलब किसी भी तरीके से आप गलत प्रोजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेडिकल इशू है, तो इसको लेकर आप कहीं भी किसी तरीके का 100% रिजल्ट का कोई वादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये बात सिर्फ पतंजलि और आयुर्वेद की बात को हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेद को लेकर और पतंजलि के साथ जोड़कर उस पूरे मामले को दिखाया जा रहा है। तो ये बात सिर्फ पतंजलि की नहीं है, ये बात मेडिकल, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे वो हम कहें कि अंग्रेजी दवाइयों में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो एलोपैथी की बात करें, चाहे हम और जो पद्धतियां हैं उनकी बात करें, सभी में इस तरीके की एड्स का बहुत प्रचलन है। और आईएमए की जो पिटीशन जिसके अंदर पूरा मामला है, मैं मानता हूं कि अगर इस मामले में, पतंजलि वाले मामले में जो जजमेंट आएगा, वो कहीं ना कहीं आईएमए का जो इस पूरे मामले में पिटिशनर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो उसके अंदर जो डॉक्टर काम करते हैं, इंडियन जो हम कहें अंग्रेजी दवाइयों की और एलोपैथिक मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, उसमें जो काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। क्योंकि देखने में यह आया कि जब इनकी पद्धति पे जो बात आती है, जब हम कहें अंग्रेजी दवाइयों की या हॉस्पिटल जो एड, भ्रामक एड देते हैं अपनी किसी भी व्यक्ति को ठीक करने का, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। और आईएमए जो है वो गवर्निंग बॉडी है उनकी खुद, और वो कार्रवाई नहीं करती। और वही वो आयुर्वेद के ऊपर जब बात आई, तो वो पतंजलि की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत लंबा इम्प्लीकेशन होगा। बात सिर्फ पतंजलि की और आयुर्वेद की नहीं है, ये बात और जो पद्धतियां है उसके ऊपर भी। मिमी जी, जब कल मामले की सुनवाई चल रही थी तो मुझे ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये मामला जो है वो केवल इस कंपनी तक यानी पतंजलि तक सीमित नहीं रहेगा। कोर्ट ने ये कहा कि जो भी भ्रामक, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, जो भी लोग भ्रामक विज्ञापन देकर अपने व्यवसाय को चमकाते हैं यानी अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। लेकिन अब दर्शकों को ये बताइए, समझाइए कि पतंजलि के खिलाफ कई शिकायतें आयुष मंत्रालय को दी गई। केंद्र सरकार की आयुष मंत्रालय ने उन सभी शिकायतों को उत्तराखंड के आयुष विभाग में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उत्तराखंड के आयुष विभाग ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि भाई आपने क्या कार्रवाई की है, आप वो बताइए। जो हलफनामा उत्तराखंड के आयुष विभाग का था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी ठुकरा दिया और कहा कि हम इस हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में जब आयुष विभाग की तरफ से कार्रवाई होगी, जो शिकायतें आई हैं कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर, तो इन कार्रवाई में क्या कुछ शामिल हो सकता है? देखिए, जो मेडिसिन जैसे कोरोनॉल की बात इसके अंदर आई है, जो जब ये समय था कोविड का, उस टाइम पे जो जिस तरीके की बातें की गई पतंजलि की तरफ से, तो उस चीज को लेकर ये कोरोनिल जो थी, ये वो अप्रूवल से पहले शायद लॉन्च कर दी गई थी, ऐसा भी बात सामने आया था। तो अगर इस तरीके की बातें होंगी तो जुर्माना लगाया जा सकता है पतंजलि की पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसको लेकर, या फिर जो दवाइयां जिनके अंदर वॉयलेशन की कंप्लेंट्स हैं उनको बैन किया जा सकता है कि वो दवाइयां और वो इस तरीके विज्ञापन देने के एवज में वो दवाइयां भी बैन हो सकती हैं अगर वो अप्रूवल के साथ नहीं की गई। या फिर उन विज्ञापन को रोक के और पतंजलि के ऊपर जो एक पर्टिकुलर कहीं डिपार्टमेंट है पतंजलि का एक अलग से, उसकी जो दवाइयां जिसके ऊपर भ्रामक विज्ञापन चलाए गए हैं उसके ऊपर जुर्माने की बात जो है वो सामने देखने को आ सकती है। साथ साथ इंपॉर्टेंट यह है कि जो 2018 से लेकर अब तक की शिकायतें जिनकी बात आपने भी की, वो जितने भी ऑफिसर अब तक थे, ड्रग ऑफिसर जो थे, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस किया है। तो कहीं ना कहीं जवाब क्या आता है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ मनीष पाठक भी जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ा सीधा सा सवाल है। कल मुकुल रोहतगी जो बाबा रामदेव की तरफ से और बालकृष्ण की तरफ से अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम पब्लिक फोरम पर भी एक माफीनामा जारी करेंगे जो कथित भ्रामक विज्ञापन का ये पूरा मामला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पूरा मामला है, जो 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और 22 नवंबर को इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो क्या ये पूरा विवाद जो है इस माफीनामे के बाद, पब्लिक फोरम में माफी मांगने के बाद, आपकी नजर में क्या लगता है कि ये मामला अब खत्म हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना का मामला? बिल्कुल नहीं जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो उन्होंने लास्ट ईयर जो अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग को ब्रीच किया है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, पब्लिक माफीनामा उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो अंडरटेकिंग दी थी उसको ब्रीच करना एक कोर्ट की अवमानना। फेब में इनको एक कोर्ट ने नोटिस जारी किया था आपको पेश होने का, जो इन्होंने 2 बार टाला, और जिसमें इन्होंने फ्लाइट के जो टिकट्स भी दिखाए थे वो भी जो आपके 31 मार्च के इशू थे, 30 मार्च को आप एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। ये चीज़ें अब जो पब्लिक माफ़ी की बात कर रहे हैं ये काफ़ी लेट कर रहे हैं।
जब मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, जब आपने कोर्ट की अवमानना कर दी, आपने अपनी अंडरटेकिंग को ब्रीच कर दिया, आपने सारे तरीके से सारे रूल रेगुलेशन कानून को पूरी तरह तोड़ दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद अगर आप पब्लिक माफी पर आएंगे तो भी ये अवमानना मामला बिल्कुल नहीं टलेगा और 16 तारीख को कोर्ट डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई स्टेक रुख लेगा। नहीं, आपका ये मानना है कि क्या इस मामले में आने वाले समय में जो कोर्ट की अवमानना, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा है कि आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, इनके जवाब पे सब कुछ निर्भर करता है। मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि नहीं जी, पब्लिक फोरम पे माफी मांगेंगे, हम फिर से हलफनामा दाखिल करेंगे, लेकिन आपका ये कहना है कि नहीं, ये कितना भी कर लें लेकिन अवमानना का मुकदमा चलेगा। तो दर्शकों को बताइएगा कि ये पूरी प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया जो होती है, वो होती क्या है? देखिए, अवमानना की प्रोसीजर ये है कि जब आपने कोई भी अंडरटेकिंग या आपने कोई भी डिक्लेरेशन कोर्ट को दिया है कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपको आप किसी भी पॉइंट पर उसको ब्रीच करते हैं, दैट मीन्स आपने सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर का जो अपने अंडरटेकिंग दिया है उसको आपने अपमान किया है, उसका आपने फॉलो नहीं किया। और अगर आप किसी भी ऐसी स्थिति में आते हैं तो डेफिनेटली इसमें सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना का भी प्रावधान है और बाकी सर्वोच्च न्यायालय इस पर जो भी अपना डिसीजन लेना चाहे, लेकिन कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पब्लिक माफी से काम नहीं करेगा। एक सवाल का जवाब मुझे विनीत जी से चाहिए होगा। विनीत जी, क्योंकि जो शिकायतें आई हैं जिन पर आयुष विभाग इस समय काम कर रहा है वो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर है। पतंजलि के डायरेक्टर है बालकृष्ण। मान लीजिए कंपनी और डायरेक्टर के खिलाफ जो आयुष विभाग है वो कार्रवाई करेगा, लेकिन रामदेव चूंकि पोस्टर बॉय है तो रामदेव के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, आप जो अंडरटेकिंग दी गई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं हम कहें कि इन्वॉल्वमेंट जो है, अब भ्रामक विज्ञापन के अंदर हमने देखा है पहले भी किस तरह से जो अभिनेता या नेता जो विज्ञापन में काम करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई है। उन्होंने पहले भी कई हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि इस तरीके के विज्ञापन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं और कहते हैं कि इस दवाई का जो इफेक्ट है वो पूरा है और हम लोग यूज करते हैं, इस तरीके की बातें भी सामने आई है। तो अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति जो एक्टिवली इन्वॉल्व है उस चीज के अंदर, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी लायबिलिटी उतनी ही आती है। और इसीलिए जो नोटिस किया गया वो सिर्फ बालकृष्ण और पतंजलि को नहीं किया, बाबा रामदेव को भी नोटिस इस मामले में किया गया। लेकिन विनीत जी, आपके ध्यान में है, मुझे ऐसा ध्यान में नहीं है कि क्या भारतीय इतिहास में, कानूनी इतिहास में किसी भी व्यक्ति को भ्रामक विज्ञापन को लेकर सजा सुनाई गई हो? माफीनामा जरूर मांगा गया है, मुझे ध्यान में है कि कई अदालतों में माफीनामे बड़े बड़े अभिनेताओं की तरफ से मांगे गए हैं और यह भी कहा गया है कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, या उन्होंने बीच में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया है, लेकिन माफीनामे से वहां पर बात रुक गई थी। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक अनोखा मामला या ऐतिहासिक मामला ये साबित होने वाला है? देखिए आशीष भाई, वो एक अलग तरीके के मामले होते हैं जहां पे एक अभिनेता जो होता है वो अपना एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट करने के बाद वो काम करता है उस विज्ञापन के अंदर। यहाँ मामला अलग है। यहाँ पे बाबा रामदेव एक तरीके से स्टेक होल्डर है इस पूरे पतंजलि में, और जितना एक्टिव उनका पार्टिसिपेशन है इस पूरी दवाइयों के जो भी यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहूंगा विनीत जी, यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि जब सुनवाई हुई थी फरवरी में, तब पतंजलि की तरफ से ये साफ कहा गया था कि बाबा रामदेव कहीं भी इस कंपनी में किसी भी पद पे नहीं है। पद पर अगर कोई है तो वो बालकृष्ण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि बाबा रामदेव पोस्टर बॉय है, तो पोस्टर बॉय को लेकर अगर कोई कार्रवाई होती है, क्या वो ऐतिहासिक होगी? क्योंकि मेरी नॉलेज में पिछले 17 सालों में मैंने नहीं देखा कि अगर किसी ने भ्रामक प्रचार किया है तो उसे अदालत ने दोषी करार देते हुए किसी सजा सुनाई हो। क्या इस मामले में ऐसा होगा क्या? मैं इसीलिए समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि वहां पे डिफरेंस है। यहाँ पे जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन एक पोस्टर बॉय, सिर्फ मैं नहीं मान सकता कि पोस्टर बॉय होने के नाते बाबा रामदेव पूरे मामले में इन्वॉल्व है। जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो दिखाते हैं और जिस तरीके की बातें, वो दवाइयां जो बनती है, जिस तरीके से उसको समझाया जाता है उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है इस पूरे मामले में, इस पूरे काम में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से बाबा रामदेव की मुश्किलें भी ज्यादा है। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई सजा दी जाती है बाबा रामदेव को, कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क हम कहें डिसीजन हो सकता है, और इस चीज को लेकर आगे उसके इम्प्लीकेशंस, जिसकी हम पहले ही बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जी वंदना, बिल्कुल आप सभी हमारे साथ रहिएगा।